नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हर बार जब हम आपके साथ जुड़ते हैं तो कुछ चीज़ें बार बार दोहराते हैं। उसका मकसद यह होता है कि आप उन चीज़ों को भूल नहीं जाएं जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपके लिए लाया है, और वो है विधिक सेवा प्राधिकार। विधिक सेवा प्राधिकार के तहत इस देश के हर व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित हो, उनके घर तक न्याय पहुँचे, इसकी व्यवस्था की गई है। अब क्या क्या व्यवस्था, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो व्यवस्था यह है कि आप कहीं से भी अपने डाकिया से मैसेज कर सकते हैं अपने कानूनी समस्या के लिए, और उसमें विधिक सेवा प्राधिकार 2-3 दिन के अंदर, जरूरत पड़ी तो 24 घंटे के अंदर, जरूरत पड़ी तो तुरंत कॉग्निजेंस लेगा और आपको उसमें कानूनी सहायता, कानूनी मदद करेगा। आप अपना जिला मुख्यालय में, जहाँ जिला अदालतें हैं, जिसको सिविल कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट में जाइए। वहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकार के जिला के सचिव रहते हैं, उनके साथ मिलिए। आपको न कलम लेके जाने की ज़रूरत है, न कागज़ लेके जाने की ज़रूरत है। आप अपनी बात बताइए, वो आपका मतलब समझ करके एप्लीकेशन तैयार करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो कानूनी अदालत में जाने के बजाय पहले ही, केस होने के पहले ही मध्यस्थता से मामले को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, या आपको कोई मुसीबत है तो मुसीबत से त्राण दिलाने की कोशिश करेंगे। एक नंबर है जो हमारे स्क्रॉल पर हमेशा चलता है, 15100। इस नंबर से कहीं से भी, कभी भी, जब कानूनी मुसीबत में हो तो फ़ोन करके आप मदद ले सकते हैं। समाज के खास वर्ग के लिए जो बहुत ही दलित, पीड़ित और दमित हैं, जैसे SC, ST, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, और वे जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, जो विकलांग हैं, उन सब के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता निचले स्तर से लेकर के, यानी कि लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्था, उसके चुनाव लड़ने के जो स्टाम्प ड्यूटी और अदालत में खर्च होता है, वो सारे खर्च की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकार करती है। आप अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसमें भी DLSA, विधिक सेवा प्राधिकार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, जहाँ भी आपका मामला हो, राष्ट्रीय मामला हो, राज्यीय मामला हो या जिले का मामला हो, आप नहीं समझ पाते हैं तो आपके पंचायत में या आपके आसपास में PLV होंगे, पैरालीगल वॉलंटियर, जिनकी मदद आप ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और अपना हक जीत सकते हैं। आज कानून की बात में हम बात करेंगे यातायात व्यवस्था पर, कि यातायात के लिए जो कानून बने हैं, उन कानूनों को बनाने का मकसद क्या है। उन कानूनों का मकसद फ़ाइन काटना और पैसा वसूलना नहीं है। उन कानूनों का मकसद आपका जीवन बचाना है और यातायात को सुगम बनाना है। हमारे साथ बात करने के लिए आज के दिन मौजूद हैं DLSA और झालसा के मध्यस्थ PN सिंह जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो ये बताएं कि यातायात व्यवस्था और यातायात कानून, नियम क्या है। बच्चे में पढ़ाया जाता है कि लाल बत्ती रोको कार, पीली बत्ती चारों तरफ देखो और हरी बत्ती चलने लगो। बच्चे से ट्रैफिक रूल पढ़ाया जाता है। इसका मकसद क्या है? लोग जहाँ मनुष्य हैं दुनिया में, वहाँ सड़कें हैं, और सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ हैं, उसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये जो वाहन हैं, ये वाहन जो व्हीकल्स आते हैं, वो भी हैवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, 2 व्हीलर्स, साइकिल, पेडेस्ट्रियन, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब एक
सुनिश्चित तरीके से सड़क पर चलें ताकि ट्रैफिक डिसिप्लिन भी हो, लोगों की यात्रा सुरक्षित रहे और जाम या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न आए, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है। यह बहुत ही पुराना है, आज़ादी से पहले से जी ये लागू था। 1988 में इसको विधिवत रूप से परिमार्जित किया गया और 2019 में इसको संशोधित किया गया। चूँकि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, अब तो आप देखेंगे जो साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ले ली है और बड़ी संख्या में वाहनें रोड पर दौड़ रही हैं, तो इसके लिए नियम बनाना इस तरह कह सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस 140-150 करोड़ में जिसके पास कोई ना कोई वाहन नहीं हो, चाहे वो साइकिल हो चाहे वो मोटरसाइकिल हो। अब तो धीरे धीरे आने वाले दिनों में साइकिलों की संख्या कम हो जाएगी। अगर बच्चों को स्कूल में बांटना बंद कर दे तो साइकिलों की संख्या कम हो जाएगी, जरूर, है ना। इसलिए आधार लेकर जाइए और मोटरसाइकिल लेकर चले आइए, 2 व्हीलर लेकर चले आइए, 4 व्हीलर लेकर चले आइए। जी, तो इसको नियमित और सुचारू रूप से चले, सबकी जान माल की सुरक्षा हो, लोगों को एक्सेस ड्राइविंग नहीं हो, शराब पी करके नहीं चलावे, अगर 2 व्हीलर चलाता है हेलमेट पहने, कार चला रहा था सीट बेल्ट लगाए। ये सारे नियम बनाए गए हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, एक साथ लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें। इसके लिए कानून बनाया गया है और इसमें कुछ व्हीकल्स के आज पर्यावरण के नियम हैं। आपको पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपके गाड़ी के फिटनेस, हैवी मोटर्स और जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनके फिटनेस के लिए नियम है, कॉमर्शियल व्हीकल्स के फिटनेस के लिए नियम है। ये सारे नियम इसलिए हैं कि जो मानव रोड पर चल रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, उसका अनुपालन करें और वो सुरक्षित रहे। इस सुरक्षा रखने की जिम्मेवारी, अब जैसे कि लोग जो विदेशों से लौट करके आते हैं, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल जो भी आते हैं, वो बड़ी तारीफ़ करते हैं कि वहाँ प्रत्येक धागा खींच देता है तो मजाल है कि कोई उधर चला जाए। कभी कोई हॉर्न नहीं बजाता है, गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हो जाती हैं, जब ट्रैफिक खुलता है तो फिर गाड़ियाँ जाती हैं। और यहाँ तो अपने यहाँ है कि जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हॉर्न बजाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे क्या कहेंगे उसको, फास्ट ड्राइविंग, करामात दिखाने और हम जिग-जग करके कैसे निकल जा सकते हैं, दूसरे को कैसे मात दे सकते हैं। ये आप जो विदेश से बात कर रहे हैं, विदेशों में जो विकसित देश है उसमें ट्रैफिक व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया गया है और वहाँ के रोड मैकेनिज़्म बहुत अच्छे हैं, लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग है और सेंस जो होता है, सोशल सेंस, वो ज़्यादा है। वो देखते हैं जो अगर हम रोड में यूज कर रहे हैं तो दूसरे को भी हम मौका दें जो वो भी सुरक्षित कर सकें। हिंदुस्तान में धीरे धीरे ये थोड़ा सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं सुधार हुआ। हाईवे, अच्छे हाईवे बने हैं, रोड्स बने हैं, लोग जो अब लोग समझने लगे जो हमको ट्रैफिक, अगर हम अपने सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हम सुरक्षित ड्राइविंग करें, लिमिट में ड्राइविंग करें, उसके जो स्पीड लिमिट करें, साइन एंड सिग्नल को फॉलो करें। साइन सिग्नल बड़ा इम्पोर्टेंट है, साइन सिग्नल फॉलो करें और सही तरीके से चलाएं। अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और इसमें अवेयरनेस की ज़रूरी है। अभी जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में जो भारत सरकार की ओर से एक ट्रैफिक वीक चलाया जाता है जिसमें स्कूल के बच्चे को अवेयरनेस के दिखाया जाए, क्योंकि वो 18 वर्ष के बाद वो भी चलाने के हकदार हैं। अभी तो कुछ स्कूलों में 18 वर्ष के कम बच्चे भी चलाते हैं जो इलीगल है। अब कानून आ गया है, उसके लिए उनके अभिभावक को भी दोषी माना जाएगा। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं अब भारत में भी बदलाव हुआ है। पिछले 1-2 दशक से काफ़ी कुछ बदल रहा है और ये जो वाहन
अधिनियम जो 2019 का संशोधन हुआ, उसमें व्यापक चेंज हुआ। गाड़ियों जो पहले थी उसमें भी, उसके मैकेनिज्म में भी बहुत चेंज किया है, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू और सुरक्षित माना जा रहा है। नहीं, इसमें ट्रैफिक पुलिस की अपनी भूमिका तो है ही। मूल भूमिका तो वह है कि जो गाड़ी चला रहे हैं, जो गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, जो गाड़ियों से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एग्जैक्टली। इसलिए कि सड़क सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप सुरक्षित रहेंगे, दूसरा सुरक्षित रहेगा, दूसरा सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। यह जो है, यह फॉलो करना, यह समझाना, तो वो जो मैं कह रहा था कि विदेश से आके जो ये लोग बात करते हैं या टीवी में देखते हैं या दूसरी जगह देखते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अपने जब मौका मिलता है तो सब भूल जाते हैं। और तब मौका रहता है कैसे जिग जिग करके हम फर्स्ट हो जाएं और हम गाड़ी से आगे निकल जाएं, हम हॉर्न बजाते हुए चले जाएं ताकि लोग पहले से हमारे लिए सड़क साफ कर दें। इसमें क्या रूल्स है इस तरह के लोगों को कैच करने का, इस तरह के लोगों को जैसा आपने कहा, जो ट्रैफिक पुलिस है और उसकी पहले राज्य में अगर झारखंड को लें तो पहले ट्रैफिक में जो ट्रैफिक पुलिस की जो व्यवस्था थी वो कम थी, संख्या बल कम था, क्योंकि ट्रैफिक प्रायोरिटी में नहीं आता था। अपराध, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब में ज़्यादा बल था। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से ट्रैफिक एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है और इसके लिए लोग इसको सुचारू संचालन के लिए पुलिस बल हर चौक चौराहे पर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करने के लिए, फाइन करने के लिए एम्पावर्ड किया गया। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी लिया। अब आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपके घर में चालान पहुंच जाएगा। तो ये सब के बावजूद जो ट्रैफिक, हम जो गाड़ी चला रहे हैं सड़क पर, ये अपनी जवाबदेही जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम विदेश के ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशन और वहाँ की जो अच्छाई है उसको नहीं पा सकते हैं। क्योंकि गाड़ियाँ तो मोटा मोटी सब जगह देश विदेश का एक ही होता है, बस चलाने वाले की जिम्मेदारी और अपने ओन करने की बात है, ओन किया जाए। हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, हेलमेट पहनना इसलिए ज़रूरी है टू व्हीलर्स में कि जब भी एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना हुई, किसी कारणवश हुई, गाड़ी स्लिप कर गया, चक्का स्लिप कर गया, किसी से टकरा गया, तो शरीर का सबसे भारी पार्ट जो होता है वो मस्तिष्क होता है। सबसे पहले वो पृथ्वी से टकराता है, नीचे टकराता है। और अगर आपको चोट लगी माथे में तो वो फैटल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। दूसरे शरीर के अंग में भी मान लीजिए टूट के रह गया, लेकिन माथे में रहा तो आप सेंसलेस हो जाएंगे, आपकी गंभीर चोट होगी। तो इसीलिए हेलमेट जो है वो प्राण रक्षक है, जान बचाने के लिए है। इसीलिए हेलमेट तो सभी को पहनना चाहिए। जो भी, जहाँ पुलिस, लोग देखते हैं आजकल लड़के जहाँ पुलिस नहीं है वो हेलमेट खोल लेते हैं और जब दूर देखते हैं कहीं पुलिस खड़ा है तो हेलमेट को पकड़ ले, या सब स्टैंडर्ड का हेलमेट करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए स्पेसिफिक हेलमेट का एक स्टैंडर्ड है जो ISI मार्क रहता है, वो बहुत ही आवश्यक है आपकी सुरक्षा के लिए या आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरे के लिए नहीं है। आप खुद सुरक्षित रहें तो हेलमेट आप जरूर पहनें। टू व्हीलर का आप उपयोग करते हैं, और इतना ही नहीं, खाली आप ही नहीं पहने, आपके साथ अगर को पायलट है, को आपके साथी अगर राइडर हैं तो उनको भी नियम है, उनको भी पहनना पड़ेगा ये, और नहीं तो फाइन होगा। 1000 रुपये का आजकल फाइन है। तो फाइन, बेल्ट बांधना क्यों जरूरी है? हाँ, बेल्ट के साथ भी है आजकल। तो ASB एक है, जब आप कोई कार टकराती है तो उसका बैलून जो है बाहर निकल जाता है। लेकिन जब गाड़ी, अगर कोई स्पीड में कार जा रही है, चल रही है, और अचानक ब्रेक लगा या उससे कोई टकराया, तो आगे सीट या पीछे सीट के बैठे हुए जो यात्री हैं वो आगे की ओर उसी स्पीड से बढ़ते हैं और वो सामने के डैशबोर्ड से टकरा सकते हैं, शीशा से टकरा सकते हैं। टकराना ही है,
लेकिन अगर आपका बेल्ट लगा हुआ है तो आपको आगे सर्टेन दूरी से आगे टकराने से आपको बचाता है। तो ये हर आदमी को चाहिए, जब आप कार में चल रहे हों, अब तो नियम आ गया है जो पीछे के लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए। ये सुरक्षा से लगाना चाहिए। जो ही आप गाड़ी में बैठते हैं, जो अगर चालक हैं उनको भी बेल्ट लगाना है, बगल में बैठे हैं उनको बेल्ट लगाना है, पीछे बैठे हैं उनको भी सुरक्षा के ख्याल से बेल्ट लगाना चाहिए। दो चीज़ें, एक तो स्पीड लिमिट हो सकता है सड़कों के लिए कि स्पीड लिमिट होगा, इस स्पीड में चलें, दुर्घटनाएं कम होने की आशंका लगभग जीरो हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि जो लोग वाहन चला रहे हैं उसमें से बहुत सारी घटनाएं इधर हाल में हुई है कि वाहनों में आग लग जा रहा है ऑटोमेटिकली, और जो सीट बेल्ट बांधे रहता है उसको जंप करने में या उसको निकालने में बहुत मुसीबत हो जाती है। वैसे में सीट बेल्ट कितना उपयोगी, कितना नुकसानदायक है, इस पर हमको लगता है कि एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है। या ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि स्पीड ज़्यादा होने पर आदमी फेंकाएगा तो कहीं ना कहीं टकराएगा। आप लॉजिकली आप का अंदेशा बहुत कुछ सही है, लेकिन एक घटना हम याद दिलाना हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि हर चीज़ घटना दुर्घटना के बाद सोची जाती है कि हाँ भाई इसमें ये बदलाव लाना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं हुई, एक बड़े पूंजीपति का की मृत्यु हो गई ये स्पीड में चलाने से, उसके बाद ये बना कि नहीं सबको बेल्ट पहनना पड़ेगा और सबको ये होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि स्पीड लिमिट अगर सड़कों की हो तो उस स्पीड लिमिट में आदमी चलाए, तब घटना दुर्घटना की संभावना ऐसे ही कम हो जाएगी। दूसरे अगलगी की घटना में, गाड़ियों में जिस तरह से आग लग रही है उस तरह की घटना में कैसे निकलेगा अगर बेल्ट बंधा हुआ है तो? देखिए, ये तो अभी हाईवे सड़कें अच्छी बन रही हैं, गाड़ियों के टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है और काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी स्पीड की गाड़ियां बन रही है। उसके अलावा जो रोड मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी है उस पे भी आजकल लिमिट है। आप हाईवे पर चलेंगे, आपका लिखा रहेगा जी इतना 70 किलोमीटर लिमिट, या नॉट लेस दैन इतना किलोमीटर लिखा रहता है। ये फॉलो करना ड्राइवर का काम है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा जो सीट बेल्ट का, जैसे सीट बेल्ट है ना कि नहीं बांधने पर पिप पिप की आवाज़ आने लगती है कि मतलब सीट पे बांधिए, तो जैसे गाड़ी स्पीड में जाती है तो वहाँ आवाज़ आने लगे, इसी तरह का कोई संकेत हो जो सतर्क करे कि नहीं आप इससे ज़्यादा स्पीड में जाएंगे तो आपको। ये आपकी हर गाड़ियों में अभी जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उस हाइब्रिड्स गाड़ियों में ये है, जो आप जो सर्टेन लिमिट से जो ही आप क्रॉस करेंगे वो पिपकी की आवाज़ देगा। जैसे 100 किसकी रोड पे, जो रोड पे नहीं, कार में कार की जो स्पीड लिमिट की बात छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि रोड पर जो लिमिटेशंस है वो जैसे ही हम क्रॉस करते हैं वैसे ही हमको आवाज़ आने लगे, वैसे ही हमको जानकारी दी जाए कि देखिए आप वो कर रहे हैं। सीसीटीवी का कैमरा से पूरा का पूरा पूरी सड़कें वो भरी हुई हैं, तो उससे संकेत हो सकता है। अब टेक्नोलॉजी हो सकते हैं, हम कह रहे हैं हाँ, ये रास्ता, ये जो शोध करता है ट्रैफिक के और व्हीकल के जो रिसर्च हैं वो इस पर जरूर करते होंगे। झारखंड के संदर्भ में अगर आप देखें तो झारखंड के संदर्भ में पिछले झारखंड बनने के 25 सालों में करीब 1.5 से 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ आई हैं। सड़कों की चौड़ाई में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, लंबाई में वृद्धि हुई है लेकिन सड़कों की चौड़ाई में वृद्धि नहीं हुई है। शहरीकरण बहुत हुआ है, छोटे छोटे कस्बे जो थे अच्छे खासे शहर बन गए और सबके पास बाइक आ गया, सबके पास कार आ गया, पुरानी कार नई कार सबके पास आ गई। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से ट्रैफिक जाम होता है, सबका समय बर्बाद होता है, तो हम सिर्फ वो कहें कि भाई आप मानिए ट्रैफिक वाले ये जमादार साहब खड़ा रहें, रसीद काट देंगे, चंदा ये कर लेंगे, 1000 रुपया फ़ाइन ले लेंगे, तो उससे तो बात नहीं बनती है। सबको मिल के, ट्रैफिक और पब्लिक दोनों मिल करके अगर वो करें तब जा कर के बात बनेगी। आप ट्रैफिक की जब हम बात करते हैं तो इसमें ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं वो ऑनर हो या पेडेस्ट्रियन हो या अन्य गाड़ी चलाता हो, सबकी मिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब स्टेक होल्डर है। अगर सुरक्षित आप यात्रा करना चाहते हैं, व्हीकल चलाना चाहते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा करना चाहते हैं, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये नहीं
कि कोई तेज चला रहा है, कोई स्लो चला है, वो सिग्नल्स जो हैं, Follow करते साइन और सिग्नल्स आपको दिया हुआ है। आप जब चलते हैं तो आपके आँख के सामने वो सिग्नल दिया हुआ रहता है। जैसा आपने कहा, जो पीला सिग्नल है, जो आप कॉशस हो करके आगे बढ़े, दोनों तरफ देख लीजिए कि भाई देख कोई है नहीं। लीजिए। जब आपका रेड लाइट है तो आप रेड लाइट को क्रॉस मत करिए, और ग्रीन लाइट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सिंपल चीज़ भी आप अगर मान जाते हैं, एक चालक मानता है, तो बहुत आप सेफ ये ट्रैफिक का आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो कोई पेडेस्ट्रियन जा रहा है, आप जेब्रा क्रॉसिंग पर जा रहा है, रुकी हुई है गाड़ी, और आप गाड़ी को बढ़ा दिए, तो नेचुरल है। या जब गाड़ी जा रही हो तो जेब्रा क्रॉसिंग को लोग क्रॉस करते हैं। तो ये जो पर्सनल अवेयरनेस है, ये तो हम सबको मानना पड़ेगा ना। और आप जहाँ तक कहते हैं कि पुलिस के फाइन का, मैं एक बार अमेरिका गया था, और यही जो ये क्रॉस कर रहे थे, वहाँ पर जो फाइन है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण लोग गाड़ी में बैठने से पहले ये सावधान रहते कि हम किसी रेड लाइन को नहीं क्रॉस करें। तो दोनों चीज़ है, मतलब एक तो अवेयरनेस, एक कानून की सख्ती, फाइन, ये मिश्रित और बैलेंस एक्शन, इसमें सुधार होने की संभावना है। झारखंड के संदर्भ में अगर आप देखिए तो जमशेदपुर, बोकारो वगैरह को छोड़ दीजिए, जो इंडस्ट्रियल टाउन है, बाकी कहीं पर पदयात्रियों के लिए कोई स्पेस नहीं है। जो स्पेस है उस पर सब्जी वाले सब्जी बेच रहे हैं, फुचका वाले फुचका बेच रहे हैं, चाट वाले चाट बेच रहे हैं। जहाँ भी बना हुआ स्पेस क्या है, नाले के ऊपर जो स्लैब रखे हुए हैं उबड़ खाबड़, जिसमें कि छड़ निकला हुआ है, उसी पर उसको चलना है, और एक भी इस तरह खाली नहीं है। तो मेन रोड पर जहाँ गाड़ियाँ चलनी है उसी में पेडेस्ट्रियन भी चलेंगे, जाएंगे कहाँ? उनके लिए तो कोई जगह है नहीं। और कहीं भी किसी मोड़ पर आप देखिए तो उनके लिए कितने जेब्रा क्रॉसिंग बने हुए हैं। रांची को अगर छोड़ दीजिए, बोकारो और जमशेदपुर को छोड़ दीजिए, रांची में भी कहीं भी आप खोज कर निकालिए कोई भी जगह हो जहाँ की पदयात्री चल सकते हैं। अगर उनको स्पेस नहीं दीजिएगा तो वो तो उसी में घुसेंगे ना, घुसेंगे तो जो स्पीड है उस स्पीड से का तो नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। अभी जब झारखंड बने हैं, बनने के बाद बहुत चीज़ में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। बाहर से लोग आए, यहाँ के लोग गांव छोड़ करके शहर में आ गए हैं, शहर के रोड के किनारे रहने लगे हैं, घर बना लिया है, इनक्रोच कर लिया है, बहुत सारी जगह इनक्रोच है, और वो रोज़गार का एक साधन हो गया। अब अगर सब्जी वाले बेच रहे हैं तो उसका एक रोज़गार है। अब सरकार को चाहिए, क्योंकि जितने आप रांची में भी देखिए, अपर बाज़ार में आप गाड़ी लेकर के नहीं घुस सकते हैं, उतना स्पेस नहीं है जो एक रोड में दो तरफ से गाड़ियां जा सके, जेब्रा क्रॉसिंग बना सके। अब शहर से बाहर नई नई टाउनशिप बस रहे हैं, नए नए रोड्स बन रहे हैं, उसमें ये व्यवस्था है। लेकिन जो घनी आबादी पहले से हैं, 100 साल से अगर कोई मार्केट है तो उस मार्केट में वो व्यवस्था नहीं हो पाई है, और लोग अब नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं जहाँ ये सब। नहीं तो लोग करेंगे क्या? लोगों को तो चलना है ना। अगर हमको जाना है कलेक्ट्रेट, अगर हमको जाना है नगर निगम, अगर हमको जाना है कोर्ट, तो कोर्ट जाने के लिए हमारे पास कोई सवारी नहीं है या सवारी नहीं मिली तो हमको तो पैदल ही चलना पड़ेगा। पैदल चलना पड़ेगा तो हमारी भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना। और देश में पेडेस्ट्रियन की संख्या आज भी कम नहीं है। नहीं, झारखंड में भी पेडेस्ट्रियन की सबसे ज़्यादा संख्या, सबसे ज़्यादा कब्जा उसी के ये पर है, जो स्पेस है उस स्पेस पर। नहीं, वो तो ठीक है, जो वो उतनी चौड़ी नहीं है, लेकिन आप पहले के आज से 10 साल पहले सड़कें चौड़ी है लेकिन पदयात्रियों के लिए जगह नहीं है। नहीं, वही हमारा समय थोड़ा खत्म हो रहा है। दरअसल ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक जो उस पर चल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस, ये सब मिली जुली बात है। अगर सब लोग मिलजुल करके ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने की कोशिश नहीं करेंगे, सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे, तो ट्रैफिक रूल्स धरे के धरे रह जाएंगे। एक्सीडेंट्स भी होते रहेंगे। आप हेलमेट नहीं लगाएंगे, आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, फाइन भी कटेंगे
और कल को अगर आप नाबालिग हैं तो आपके घर वाले भी पकड़े जाएंगे। आप जितना भी करामात दिखा लीजिए, कोई बचा नहीं सकता है। जितने सीसीटीवी लगे हुए, जब चाहे तो सीसीटीवी से आपकी चीज़ें निकाल सकता है। इसलिए कानून की बात में जब हम एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, तो अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ट्रैफिक डीएसपी रह चुके हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको समझा पाए। तो आप उन बातों को समझिए और समझने के बाद उसको अमल में लाइए और दोस्तों को भी समझाइए कि कोई भी नाबालिग अगर गाड़ी चलाता है तो इसको इतना ज़्यादा फाइन होगा, उसके गार्जियन को भी जेल जाना पड़ सकता है। कानून की बात में आज बस इतना ही। अगले बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोहार।